हेलो क्लास 8, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और बच्चों, जैसे कि आपने देखा है कि आपके क्लास ग्रुप में एग्ज़ाम की नोटिस आ चुकी है कि आप लोग का फर्स्ट यूनिट एग्ज़ाम जो है वो 2 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। बहुत से बच्चों बार बार पूछ रहे थे कि कब से एग्ज़ाम होगा। जो मैंने आपसे बताया था कि अभी हम लोग इस चीज़ के लिए कंफर्म नहीं हैं, और जैसे ही इस चीज़ के लिए डेट फिक्स हो जाती है तो आपको ऑफिस के तरफ से ही आपको नोटिस चली जाएगी। तो आपने देखा है कि आपकी ग्रुप में नोटिस गई है, टाइमिंग भी उसमें सारा दिया हुआ है, कौन से दिन कौन सा आपका एग्ज़ाम है ये आपको पूरा क्लियर दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि किस दिन कौन सा पेपर है आपका, उसके लिए आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है बच्चों। और हिस्ट्री के लिए बच्चों मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री में आपका पोर्शन मैंने आपको भेज दिया है। आपको मालूम है कि आपका पोर्शन क्या है। दो हिस्ट्री का 2 चैप्टर है, जो कि हमारा चैप्टर फर्स्ट जो था भारत में यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, और दूसरा था हमारा भारत में अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना। ठीक है, और उसके बाद सिविक्स का एक चैप्टर है जो है हमारा लोकतंत्र। ये तीनों चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है। मैंने बहुत इसको अच्छे से आपको समझाया है, डीपली समझाया है, और उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी PDF बना के भेज दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अपनी कॉपी पे काम कंप्लीट कर लिया होगा सारा, और आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है कि आप इस चीज़ के लिए, अपनी एग्ज़ाम के लिए अपना तैयारी कीजिए। और अगर आपकी कॉपी बच्चों स्कूल में सबमिट है, हो सकता है कुछ बच्चों ने आपकी कॉपी में ही अपना प्रोजेक्ट वर्क कर लिया हो, तो उनकी कॉपी अगर सबमिट है तो इस चीज़ के लिए आप परेशान मत होइए, क्योंकि एग्ज़ाम से आपकी कॉपी से कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर आपके पास समय बुक है, आप अपनी बुक से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि आपने देखा है जब मैंने कॉपी पे आपको क्वेश्चन आंसर्स वगैरह जो भी दिया है तो वो आपके लॉन्ग आंसर्स हैं। हाँ, आपने देखा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, अति लघु प्रश्न है। ठीक है, तो आपने जैसे आप देख रहे हो कि आपका जब ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है तो आपका जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो आपका मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 20 आपका मल्टीपल चॉइस होंगे और 20 आपके फिलिंग द ब्लैंक होंगे, जो कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों को मिक्स करके मैं बता रही हूँ। यानी कि हिस्ट्री और सिविक्स का जो क्वेश्चन आपका रहेगा उसमें 10 आपका मल्टीपल रहेगा और 10 आपका फिलिंग द ब्लैंक रहेगा। ठीक है, ये मैं सिर्फ हिस्ट्री की बात कर रही हूँ। तो इसलिए आप लोग को ये परेशानी की कोई बात नहीं है कि अगर आपके पास कॉपी नहीं है तो आप किस तरह पढ़ोगे। आपके पास बुक है, आप बुक को अच्छे से पढ़िए पूरा। अच्छा, जो आपका वीडियो जा चुका है इससे पहले जो चैप्टर का, आप उस वीडियो को अच्छे से देखिए। मेरा लेक्चर जो भी मैंने आपको दिया है, पढ़ाया है, समझाया है, जो टॉपिक मैंने आपको बताया, आप उसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों उसको पढ़िए, साथ ही साथ अपनी बुक भी आप निकालिए, बुक पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप पूरा बुक से, मैं आपको बार बार बता दूं बच्चों कि केवल आप कॉपी के उसमें मत रहिएगा कि कॉपी में जो लिखा है वही पढ़ें, या बुक के जो लास्ट में क्वेश्चन दिए हैं वो पढ़ लें। आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक है, वो आपके बुक में कहीं से भी आ सकता है, बीच से आ सकता है, कहीं से भी आपका एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपका लेंथी चैप्टर्स नहीं हैं और बहुत ज़्यादा चैप्टर्स भी नहीं हैं आपका क्वेश्चन में। तो 3 चैप्टर्स हैं और आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। तो इसलिए आप अच्छे से उसको तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से पता रहेंगी, और कहीं से भी आपका क्वेश्चन बन के आ जाएगा तो आप उसका आंसर देने लायक रहोगे, उसको अच्छे से दे सकोगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करिए। आपका एग्ज़ाम बहुत बहुत नज़दीक है, अच्छे से दीजिए। मैं आपको बता दूं कि जो आपका हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का जो पेपर आएगा बच्चों, तो वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी करके नहीं आएगा, वो आपका सोशल स्टडी करके आएगा। ठीक है, सामाजिक विज्ञान सोशल स्टडी करके आएगा। उसमें आपका पहले आपका 10 क्वेश्चंस जो हैं 1 to 10 आपका हिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, उसमें आपका क्वेश्चन दिया होगा, प्रश्न लिखे होंगे, 4
विकल्प दिए होंगे, 4 आपके ऑप्शन होंगे। आप उन ऑप्शंस को देखेंगे और जो सही आंसर है उस पर आप क्लिक करोगे, वो ग्रीन हो जाएगा, इसका मतलब वो एक्सेप्ट हो गया और वो आंसर आपका, वो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। फिर आप नेक्स्ट अटैम्प्ट करोगे सेकंड क्वेश्चन, इसी तरह से सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे, इस तरह से 10 क्वेश्चन जो हैं मल्टीपल चॉइस आपकी हिस्ट्री के आएंगे। ओके, हिस्ट्री का मतलब है कि हिस्ट्री और सिविक्स दोनों कंबाइंड होकर आपका आएगा। उसके बाद 11 से लेके क्वेश्चन 20 तक, 11 to 20 क्वेश्चन तक आपका ज्योग्राफी का मल्टीपल चॉइस आएगा। ठीक है बच्चों, अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए। 1 to 10 आपका हिस्ट्री का मल्टीपल चॉइस आएगा और उसके बाद 11 to 20 आपका क्वेश्चन नंबर जो रहेगा वो आपका ज्योग्राफी का मल्टीपल चॉइस रहेगा। ठीक है, ये आपका 20 मल्टीपल चॉइस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद आपका 21 से लेके 30 तक आपका हिस्ट्री का फिलिंग द ब्लैंक, रिक्त स्थानों की पूर्ति। 21 से लेके 30 तक आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति आएगा, फिलिंग द ब्लैंक, जो कि हिस्ट्री का रहेगा। हिस्ट्री और सिविक्स दोनों मिल के मिक्स करके आपका आएगा। फिर आपका 31 to 40 जो रहेगा वो आपका ज्योग्राफी का फिलिंग द ब्लैंक यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति आएगा। यानी कि टोटल आपका 40 क्वेश्चंस होंगे और आपके पास टाइमिंग आपको मालूम है 45 टाइमिंग, आपको 45 मिनट्स दिया गया है। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, सिविक्स भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है। एसएसटी सोशल स्टडी में आपको तीनों में से आपका आना है। 40 टोटल क्वेश्चंस होंगे। सारी चीज़ मैंने आपको क्लियर बता दी हैं बच्चों, तो इस चीज़ के लिए अच्छे से तैयार रहिएगा। हाँ, उसके बाद आज हम लोग की बच्चों क्लास जो कि गूगल मीट भी होती है, मगर आप इस चीज़ को आपको पहले भी बताया गया है कि ऑनलाइन जो है वो 8A को मैं हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, जो कि मैंने अभी आपको जैसे वीडियो में भेजती हूँ। ठीक है, मगर ऑफलाइन यानी कि स्कूल के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सुकृता मिस आपका हिस्ट्री जो है वो लेती हैं। तो इसलिए जो आपका गूगल मीट हो रहा है वो सुकृता मिस ले रही हैंगी। ठीक है, मगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है या कोई मेरी बात आपको और अच्छे से क्लियर जाननी है तो आप उनसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, स्कूल में उस समय जब वो मीटिंग गूगल मीट लेती हैं, मैं भी उस समय अवेलेबल रहती हूँ स्कूल में, तो मैं भी आपको अगर मुझसे कुछ पूछना है तो आप तो बच्चों मैं भी स्कूल में उस समय मैं रहती हूँ। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, सुकृता मिस से आप बोल सकते हैं कि मुझसे ये चीज़ पूछ दीजिए, तो मैं उस समय आपको आकर क्लियर कर दूँगी। कोई भी प्रॉब्लम आपकी होगी वो मैं क्लियर कर दूँगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ तो मैं ऑफ़लाइन आपकी हेल्प नहीं करूँगी या कोई भी चीज़ है वो क्लियर नहीं करूँगी, ऐसा नहीं है। वैसे ऑफ़लाइन सुकृता मिस पढ़ा रही हैं, इसलिए गूगल मीट जो है वो सुकृता मिस आपका लेती हैं। मगर अगर आपको मेरी ज़रूरत रहेगी या मुझसे कुछ पूछना है, समझना है, तो मुझे आप बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपके पास मेरा पर्सनल नंबर भी, आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए वहाँ अवेलेबल हो जाऊँगी ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैंने आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको दे दी है। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दी हैं। मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं मालूम होगी, मैंने हर चीज़ आपको क्लियर कर दी है। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अब हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि हिस्ट्री का 3rd चैप्टर है, भारत में कंपनी राज का विस्तार। आप अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़ लिया है। फर्स्ट चैप्टर था यूरोपीय शक्ति का भारत में आगमन, किस तरह से यूरोपीय जो थे वो भारत में आए और उन्होंने अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए, अपने व्यापार करने के लिए भारत में किस तरह से उन्होंने आना की शुरुआत करी और धीरे धीरे उन्होंने अपना राज्य जो है वो स्थापित कर लिया। फिर उनके पीछे कौन आए, उन्हीं के साथ साथ अंग्रेज़ जो थे वो आने लगे। तो उसके बाद हम लोगों ने 2nd चैप्टर में देखा कि किस तरह से अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना हुई। हाँ, और जब अंग्रेज़ी राज्य की भारत में स्थापना हुई तो उन लोगों ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कई कंपनियों की स्थापना करी, जिससे कि उन लोगों ने भारत से जुड़कर बहुत से लाभ कमाए, फ़ायदे कमाए। ठीक है, उन्होंने इस कंपनियों में क्या किया, उन्होंने भारत में आकर ये सारी कंपनियों के द्वारा जो भारत में कमज़ोर वर्ग के जो लोग थे, जो
फाइनेंशियली या आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो उन लोगों ने क्या करा था, अपनी अपनी हिस्सेदारी करके, मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में आपको बताया था कि उन लोगों ने अलग अलग अपनी अपनी हिस्सेदारी करके उन्होंने व्यापार को शुरू किया था, और उस व्यापार से जो भी मुनाफा उनको कमाया था उन्होंने उसको वो आपस में बराबर से बांट लेते थे। तो इस तरह से भारतीयों को भी कुछ फ़ायदा हुआ, मगर भारतीयों को फ़ायदा हुआ इसलिए भारतीयों ने इस चीज़ में हिस्सेदारी करी, मगर उसके ज़रिए अंग्रेज़ों ने कंपनी के द्वारा बहुत ज़्यादा अपना भी प्रॉफिट जो है वो कमाया। अब थर्ड चैप्टर में हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से भारत में कंपनी राज्य का विस्तार हो गया। अब उन्होंने पहले तो उन लोगों ने अपने राज्य में, अपने देश में उन लोगों ने कंपनियों का स्थापना करी। अब उन लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, भारत में आ रहे हैं और भारत में अपना राज्य जो है वो स्थापित कर रहे हैं, अपना राज्य फैला रहे हैं, अपने कंपनी राज्य का विस्तार कर रहे हैं। तो हम लोग थर्ड चैप्टर देखेंगे, भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। फिर जिस समय अंग्रेज़ भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, दूसरी तरफ उसी समय क्या हो रहा था, दक्षिण भारत के मैसूर और हैदराबाद, मराठा, ये सारे राज्य जो शासक थे वो आपस में युद्ध करने में लगे हुए थे। हाँ, क्यों? क्योंकि वो अपने राज्य का, अपने कंपनी राज्य का विस्तार करना चाहते थे। इस तरह से जो राजा या शासक अपने को कमज़ोर समझते थे वे अंग्रेज़ों की शरण में चले जाते थे। जो भी हमारे भारत की बात बताया जा रहा है कि जो भी, क्योंकि हर तरह से बच्चों भारतीय जो थे वो अंग्रेज़ों से कहीं ना कहीं कम थे, थोड़ा तभी उनको मदद लेनी पड़ी ना। आखिर अंग्रेज़ी राज्य का स्थापना हमारे भारत में क्यों हो गई? क्योंकि हमारी ज़रूरतें उनसे पूरी हो रही थी, हम उनसे अपने आप में कमज़ोर हो रहे थे, इसलिए हमें उनकी मदद लेनी पड़ी थी, तभी तो वो हमारे देश में आए और उन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया। तो इस तरह से बहुत से ऐसे राजा और शासक थे जो अपने आप को कमज़ोर वर्ग के कमज़ोर समझते थे, तो वो क्या करते थे, अंग्रेज़ों की शरण ले लेते थे। और जो शासक अंग्रेज़ों से मदद मांगने के लिए जाते थे उन्हें अंग्रेज़ सैनिक मदद देते थे, और उसके बदले वो क्या करते थे, अब उन लोग क्या करते थे, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब जो भी राजा, जो भी शासक अंग्रेज़ों से मदद मांगने जाया करते थे, तो अंग्रेज़ क्या करते थे, मदद देने के लिए कभी इनकार नहीं करते थे, वो मदद तुरंत देते थे, मगर उसके बदले वो शर्त लगाते थे। क्या शर्त लगाते थे? वो उनके राज्य का कुछ भाग मांग लेते थे। जैसे कि अब भारत में कुछ अलग अलग राज्य, अलग अलग क्षेत्र हैं, तो वो लोग क्या करते थे कि उन लोग कहते थे हम लोग मदद तो करेंगे, मगर इसके बदले हमें ये क्षेत्र, ये राज्य, ये जगह हमें दे दी जाए। और उसके बाद कुछ रियायतें भी देते थे, अन्य रियायतें भी उनसे ले लेते थे। मतलब वो पूरी तरह से कुछ ना कुछ अपने प्रॉफिट जब कमाते थे तभी वो मदद करते थे। चाहे वो ज़मीनों के कागज़ ले लेते थे, जैसे कहते हैं ना गिरवी रखने के लिए, उस तरह से रियायतें ले लेते थे, या वो कुछ राज्य पूरा, उनका कोई क्षेत्र पूरा ले लेते थे। तो इस तरह से भारतीय शासक जो थे वो अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए थे। फिर अंग्रेज़ लगभग 90 वर्षों में 1764 ईस्वी से 1856 ईस्वी भारत के अधिकांश हिस्से पर अपना राज्य करने लगे। मतलब कि लगभग 80 वर्षों में, मतलब इतना वर्ष लग गया, 80 वर्षों में कितना बताया जा रहा है, 1754 ईस्वी से लेके 1856 ईस्वी तक भारत के अधिकांश भागों में, अधिकांश हिस्सों में अंग्रेज़ों ने क्या करा था, अपना राज्य जो था वो स्थापित करते जा रहे थे। अब ये हम भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी सोच की बात है कि हम इस चीज़ को सोचें कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत व्यापार करने आई, और उसके साथ साथ कैसे इतने बड़े देश पर अपना राज्य और अपना अधिकार किस तरह से उन्होंने बढ़ा लिया, या उन्होंने राज्य जो है वो स्थापित कर लिया। ये हमारे लिए एक सोचने वाली बात है कि किस तरह से वो लोग आए, और हमारा भारत देश कोई छोटा देश नहीं है, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने किस तरह से अपने फ़ायदे करते हुए अपना राज्य जो था वो भारत पे स्थापित कर लिया। अब अंग्रेज़ों ने विभिन्न नीतियों के अंतर्गत, जैसे वेलेंजली की सहायक संधि नीति, डलहौजी की विलय नीति, कुशासक का आरोप लगाकर राज हड़पना,
युद्ध में पराजित करके शासकों के लाखों रुपए वार्षिक लेना व फूट डालो और राज्य करो जैसे कूटनीतियों के जरिए भारत के राज्यों को अपने राज्य से मिला लिया। अब उन लोग क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे ये सारी षड्यंत्र रच के उन्होंने क्या किया है, भारत के जो कंपनी राज्य हैं उनको अपने राज्य में मिला लिया। क्या करा, फूट डालो और राज्य करो नीति, ये सारी कूटनीतियाँ ना, फूट डालो और राज्य करो क्या करने लगे। अब अंग्रेज़ जो थे वो दिमाग लगाने लगे। किस तरह से उन्होंने अपने कंपनियों को यहाँ भारत में लाया, वो दिमाग लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फूट डालो और राज्य करो। वो भारतीय ये सब चीज़ में कमज़ोर थे, वो फूट डालते थे और भारतीयों में फूट पड़ती जाती थी और उससे क्या होता था, भारत के ही लोग जो थे वो आपस में एक राज्य दूसरे राज्य से क्या करता था, युद्ध करने लगता था। और उसके बाद इसका फ़ायदा कौन उठाते थे, अंग्रेज़ उठाते थे। जैसे कि मैंने बताया आपको कि जब जो भी शासक, जो भी राजा कमज़ोर हुआ करते थे तो वो क्या करते थे, अंग्रेज़ों से मदद ले लेते थे। अब भारत के ही कोई राज्य हैं उनमें फूट डाल दी गई है, कोई अलग अलग राज्य हैं, दोनों भारत के ही हैं, मगर क्या कर रहे हैं, आपस में युद्ध करने लग रहे हैं। अब युद्ध कर रहे हैं तो एक पक्ष, जाहिर सी बात है, एक पक्ष कमज़ोर होगा दूसरे से, ठीक है। एक पक्ष अगर कमज़ोर है तो वो क्या करेगा, वो जाएगा अंग्रेज़ों से मदद लेगा, क्योंकि अंग्रेज़ क्या थे, आर्थिक रूप से भी वो स्ट्रॉन्ग थे और उसके बाद उनके पास कई तरह की जो औजार होते थे, सेनाएं होती थी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग उनकी हुआ करती थी, तो उनसे मदद लेते थे। तो जब वो मदद मांगते थे तो वो अंग्रेज़ देते थे और जब अंग्रेज़ मदद देते थे तो उसके बदले वो क्या करते थे, हिस्सा लेते थे। तो चाहे इस पक्ष का व्यक्ति कमज़ोर है, चाहे इस पक्ष का व्यक्ति कमज़ोर है, दोनों हैं तो भारत के। तो इस तरह से अगर दोनों में से कोई भी कमज़ोर है या दोनों में से कोई भी मदद मांगने जा रहा है या कोई भी उन्हें उनका प्रॉफिट दे रहा है तो भारत का ही नुकसान हो रहा है ना, और फ़ायदा किसको हो रहा है, अंग्रेज़ों को फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरह से फूट डालो और राज्य करो, ये सारी कूटनीतियाँ अपनाकर भारत के सभी राज्य में क्या किया, इन्होंने अपने राज्य में मिला लिया और अपना राज्य जो था वो धीरे धीरे वो स्थापित करते चले गए। अब उसके बाद का टॉपिक है हमारा मैसूर। मैसूर क्या हुआ, मैसूर जो विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद, यानी कि उसके ख़त्म होने के बाद, पतन होने के बाद क्या हुआ, मैसूर राज्य ने अपनी स्वाधीनता जो है वो बनाए रखी थी, मगर 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही हैदर अली ने मैसूर की सेना पर एक साधारण अधिकारी के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। अब मैसूर में किसका राज्य स्थापित हो रहा है, हैदर अली का। अब हैदर अली आ रहे हैं, पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक साधारण सेना के रूप में एक अधिकारी के रूप में उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया। फिर शीघ्र ही उन्होंने अपनी बहुत कुशल बुद्धि, यानी कि अब बहुत कोई ऐसे होते हैं जो पहले आप देखते हो छोटी पोस्ट से जाते हैं, मगर उनकी बुद्धि और उनकी क्षमता इतनी अच्छी होती है, उनकी बुद्धि मेमोरी सब इतनी अच्छी होती है कि उनकी पोस्ट क्या होती है, बहुत जल्दी उनकी नियुक्ति आगे किस तरह क्या होता है, जल्दी जल्दी उनका प्रमोशन होता जाता है ना। आपने और भी जगह जगह पे आपने देखा होगा कि अच्छी बुद्धि और अच्छी क्षमता वाले लोगों की बहुत जल्दी प्रमोशन होता है। तो उसी तरह से हैदर अली की अपने राज्य की क्या बात हुई, पहले उन्होंने एक साधारण सेना के रूप में कार्य किया, अधिकारी के रूप में, मगर उनकी बुद्धि इतनी प्रखर और इतनी तेज़, इतनी अच्छी शार्प बुद्धि थी उन्होंने कि धीरे धीरे उनका जो पद था वो ऊंचा होता चला गया और ऊंचा हो गया। और उसके बाद 1768 यानी कि 1761 ईस्वी में उसने मैसूर राज्य पर अपना पूरा अधिकार जो था वो कर लिया। उसने बिंदनूर, सुंदा, सेदा, कन्नड़ और मालाबार के इलाकों को जीत लिया। ये सारे जो हैं वो जगहों के नाम दिए गए हैं। उन्होंने ये सारे जगह क्या करा था, उन्होंने ये सारे इलाके जो थे उन्होंने जीत लिया था। मालाबार की जीत से हैदर अली की सत्ता का समुद्र तट तक विस्तार हो गया था। इससे अंग्रेज़ का आशंकित होना स्वाभाविक था। दोनों के मध्य संघर्ष होने लगा और उसके बाद 1767 से लेकर 1799 ईस्वी के मध्य मैसूर एवं अंग्रेज़ों के बीच 4 युद्ध हुए। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जो हैदर अली थे
बताया मैंने कि उन्होंने पहले तो साधारण सेना के रूप में अधिकारी के रूप में कार्य किया, फिर उनकी एक अच्छी बुद्धि के चलते उन्होंने बहुत जल्द ही मैसूर पर अपना पूरा राज स्थापित कर लिया। अब वो जब राज स्थापित कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे उन्होंने अलग अलग इलाकों को भी अपने कब्ज़े में कर लिया, अपने जीत लिया। अब ये सारी चीज़ों को देखा अंग्रेज़ क्या हुए, बहुत उनको परेशान होने लगे, आशंकित होने लगे, यानी कि परेशान होने लगे कि इस तरह से अगर ये जीतते चले जाएंगे तो अब हमारा राज्य भी क्या उनके हाथ में चला जाएगा। तो अब ये क्या कर रहे हैं, अब इन्होंने बीच में बांधा डाली उनके, और अब हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध होना स्वाभाविक था। अब इनके बीच में ईस्वी बताया गया है 1767, यानी कि 1777 ईस्वी से लेके 1769 ईस्वी तक उनके बीच में 4 युद्ध हुए। अब युद्ध जो हैं, एक एक युद्ध जो हैं वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगी। प्रथम युद्ध जो था वो अलंग मैसूर युद्ध, यानी कि 1767 ईस्वी से लेकर 1769 ईस्वी में हुआ था। तो आज के लिए बच्चों मैं इतना ही बता रही हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, और इसके बाद आपका एग्ज़ाम भी आपको उसको भी पढ़ना है। तो अभी आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, एग्ज़ाम आप अच्छे से दीजिएगा। उसके नेक्स्ट जब हम लोग की क्लास होगी तो मैं इसके बाद एक एक युद्ध, जो प्रथम युद्ध कब हुआ, द्वितीय युद्ध हुआ और कैसे हुआ, किसकी पराजय हुई, कौन जीता, इस तरह को मैं आपको नेक्स्ट अपनी क्लास में समझाऊंगी, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी मैंने जितना समझाया है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब अच्छे से वीडियो देखिएगा और अपनी बुक भी ज़रूर से पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप बुक पे पढ़ते जाओगे बच्चों और क्लास अटेंड करोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, अच्छे से समझ में आता जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अभी के लिए इतना ही, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम अपने दीजिएगा। ऑल द बेस्ट आप लोग को आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए। खूब अच्छे से पढ़िए बेटा, और अच्छे नंबर से आप लोग पास होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।